हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस नए चैप्टर का नाम है सोलर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं सौर परिवार। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और इस सौर परिवार को समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं या कौन कौन से प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की ओर और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है सौर परिवार। देखो, इस सौर परिवार को अक्सर ग्रह परिवार भी कहा जाता है। तो सौर परिवार, ग्रह परिवार, सोलर सिस्टम या सौर मंडल, ये सब एक ही नाम है। तो देखो, बात करते हैं सौर मंडल के वे सभी पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वो सभी पिंड और सूर्य, ये सभी सौर परिवार के अंग कहलाते हैं। अर्थात सौर मंडल के वो सभी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं या सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो सब के सब सौर परिवार के अंग कहलाते हैं। सूर्य भी एक सौर परिवार का अंग है। तो हमारे इस सोलर सिस्टम में प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, या इस सोलर सिस्टम के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, एक बार उनको देख लेते हैं और फिर एक एक करके उनको पढ़ते हैं। देखो, सबसे प्रमुख अंग है सूर्य। जैसे कि मैंने बताया कि सौर मंडल का केंद्र और सबसे बड़ा पिंड है सूर्य। बाकी के सभी ग्रह और उपग्रह इस सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और दूसरा अंग है ग्रह। कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। शुरुआत में 9 हुआ करती थी और ये 8 ग्रह आपके सामने है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस अर्थात अरुण और नेपच्यून अर्थात वरुण। और फिर कुछ बौने ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। ये सारे कुछ हमारे सौर परिवार का अंग कहलाते हैं। और धूमकेतु जैसे है, उल्का पिंड है, फिर गैस व धूल के बादल है। तो इन सभी को मिलाकर ही हम सौर परिवार कहते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि सौर परिवार में क्या क्या आता है, तो आप इन सभी अंगों के नाम गिना दीजिए सूर्य को शामिल करते हुए। ये सभी सौर परिवार का हिस्सा है या सौर परिवार के अंग हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बहुत सारे चित्र निकाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, यहाँ पर केंद्र में सूर्य है। इस सूर्य के ही ये सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये हमारा सूर्य है। बाकी के जितने भी ग्रह आप देख रहे हैं, ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं। तो इन कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रारंभ में 9 हुआ करते थे। सन 2006 में एक ग्रह हुआ करता था जिसका नाम है प्लूटो। अब उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे पास सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह माने गए हैं। तो ये मैंने आपको बताया सौर परिवार, जिसके केंद्र में सूर्य है। बाकी के ग्रह इस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और जो सौर परिवार है, उसका सबसे बड़ा पिंड हमारा सूर्य है। तो हम सबसे पहले इस सूर्य के बारे में समझते हैं, इसकी संरचना क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखो, हम अब पढ़ने जा रहे हैं सूर्य की संरचना। वो आपके सामने है। देखो, जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि जो सूर्य है उसमें लगभग लगभग 74% हाइड्रोजन पाई जाती है और 24% हीलियम गैस पाई जाती है। बाकी के 2% में अन्य चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे लोहा। ये सारी चीजें भी सूर्य में पाई जाती हैं, पर प्रमुख हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा सूर्य है, पूरे सौर परिवार का 99% द्रव्यमान इस अकेले सूर्य में समाहित है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो सूर्य है वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। पूरे सौर परिवार का 99% द्रव्यमान अकेले सूर्य में समाहित है। तो फ्रेंड्स, हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड है सूर्य और सौर परिवार के केंद्र में सूर्य है। बाकी के ग्रह उपग्रह इसी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो हम इस सूर्य की संरचना को पढ़ रहे हैं। तो देखो, सूर्य की प्रमुख परतें कुछ हैं। प्रमुख 6 परतें हैं सूर्य की। कौन कौन सी है समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। तो मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखो, ये हमारा सूर्य है। मैंने उसका चित्र बनाया था कहीं पर, ये रहा। देखो, ये हमारा सूर्य है। इस सूर्य की कुल 6 परतें हैं।
6 परतों में ये जो मैंने अभी गोल गोल किया, ये सूर्य का केंद्र है। ये कहलाता है सूर्य का केंद्र और इसी को कहते हैं कोर। मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया। ये सूर्य का कोर या केंद्र कहलाता है। इसी को सूर्य का कोर कहते हैं, इसी को सूर्य का केंद्र या कोर कहते हैं। बात बराबर। दूसरी प्रमुख परत सूर्य की है जिसको कहते हैं विकिरण मंडल, ये वाली। इसको अगर मैं नंबर 2 लिख दूं विकिरण मंडल, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं सूर्य की संरचना। मैंने आपको बताया सूर्य मुख्यतः 6 परतों से मिलकर बना है। पहली परत है कोर या केंद्र, दूसरी परत है विकिरण मंडल। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, विकिरण मंडल। और जो सूर्य की तीसरी परत आप यहां पर देख रहे हैं, ये तीसरी परत है सूर्य की जिसको कहते हैं संवहन मंडल। यहां से फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे अभी हम देखेंगे एक एक करके। फिलहाल आप ये समझिए कि सूर्य की संरचना क्या है और इनकी क्या क्या विशेषता है। ये तीसरी परत हुई संवहन मंडल। चौथी परत है जिसको कहते हैं प्रकाश मंडल। ये सूर्य की चौथी परत है, प्रकाश मंडल। बहुत अच्छे से नोट करते जाओ क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहां से मैं आपको हर क्लास में कहता हूं कि एक बार हमारी क्लास में जो आप पढ़ लोगे उसको फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत डिटेल में हर चैप्टर को, हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। चाहे हमें कितना ही समय लग जाए फिर भी हम बहुत लिमिटेड टाइम में अपना टॉपिक अच्छे से कवर कर ले रहे हैं। तो देखो जो सूर्य है उसकी 5वीं परत हमारे सामने ये है, इसको कहते हैं वर्णमंडल। अभी एक एक करके बस इनके थोड़े से फैक्ट है हम समझ लेंगे। और जो सूर्य की अंतिम परत है, छठवीं, ये छठवीं परत है जिसको बोलते हैं किरीट, और इसी परत को हम बोलते हैं कोरोना। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा जो हमारा सूर्य है उसकी कुल 6 परतें हैं। सबसे पहली परत ये केंद्र है सूर्य का, दूसरा विकिरण मंडल है ये, और तीसरा संवहन मंडल है, चौथा प्रकाश मंडल, पांचवा वर्ण मंडल, और छठवीं जो परत है सूर्य की वो है किरीट जिसको बोलते हैं कोरोना। तो फ्रेंड्स ये सूर्य की 6 परतें प्रमुख मैंने आपको बताई। अब ये जो हमारा सूर्य है इसका जो केंद्र है इसके बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट आप लिख लीजिए। बहुत काम काम के फैक्ट मैं आपको यहाँ पर लिखवाना चाहता हूं। देखो पहला फैक्ट तो आपके लिए ये होगा कि जो हमारा ये सूर्य का केंद्र है इसके अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान रहता है वो लगभग लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 10 लाख, जी हाँ आपने सही सुना, 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने यहां पर शब्दों में लिख दिया है 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र में तापमान रहता है 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गर्म ये सूर्य का केंद्र होता होगा। 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री पर हमारा पानी उबाल मारने लगता है और यहाँ पर जो सूर्य का केंद्र है उसका तापमान है 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये केंद्र की पहली प्रमुख विशेषता तापमान के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी विशेषता सूर्य की यह है कि ये जो सूर्य का केंद्र है यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। इस नाभिकीय संलयन के कारण ही जो सूर्य है वहां पर ताप, प्रकाश और हीलियम आदि का निर्माण होता रहता है। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो किस कारण बनती है? तो आप कहिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है एक, बस आप इसका नाम याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। इस नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। तो फ्रेंड्स ये प्रमुख बात सूर्य के केंद्र के बारे में मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं दूसरी परत जो हमारे लिए मुख्य हो सकती है। देखो विकिरण मंडल के हम आगे पढ़ेंगे, प्रकाश ये संवहन मंडल के आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं ये जो प्रकाश मंडल है इसके बारे में थोड़ी सी और प्रमुख बातें कर लेते हैं। देखो ये प्रकाश मंडल जो है इसके तापमान की बात करें तो इसका तापमान लगभग लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तापमान की इसकी बात करें तो इसका जो तापमान होता है वो होता है 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो प्रकाश मंडल है उसका तापमान होता है 5000 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही जो सूर्य का यही जो हिस्सा है जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं हमारे लिए यही सूर्य है। अर्थात हमें सिर्फ सूर्य का यही परत, सूर्य की यही परत हमें दिखाई देती है, इसी को हम सूरज कहते हैं।
हमारे लिए यही सूर्य है, अर्थात हमें यही परत दिखाई देती है। इसको कहते हैं प्रकाश मंडल, जिसका तापमान है लगभग 5000 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे लिए यही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य की चौथी परत है, जिसका नाम रखा गया प्रकाश मंडल। बात करते हैं वर्ण मंडल की, तो देखो जो वर्ण मंडल है, प्रकाश के रंगों का उत्सर्जन होता है इस वर्ण मंडल में, छोटी छोटी बात है। और ये जो कोरोना है, जिसको किरीट बोलते हैं, ये जो छठवीं परत है, ये छठवीं परत हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। नॉर्मली हमें ये परत नहीं दिखाई देती, ये हमें दिखाई देती है सूर्य ग्रहण के समय। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो सूर्य की संरचना है उसके बारे में समझाए, बताए। और सूर्य एक गोला है, आग का गोला है, गैस का गोला, कुछ भी कह लीजिए। और सूर्य एक तारा है। आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि चलिए मैं सोच रहा हूँ यही बताऊं, चलो आगे मैं आपको समझाता चलूंगा। हम पढ़ रहे हैं सूर्य की परतें। तो सूर्य की परतें पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सूर्य है वो एक तारा है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि तारा किसे कहेंगे? तो तारा उसे कहेंगे हर वो पिंड जिसके पास खुद की ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो, वो तारा कहलाता है। तो तारे के पास खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है। तो उसी तरह से जो सूर्य है वो भी एक तारा है। सुनकर शौक ना लग जाए किसी को। सूर्य एक तारा माना जाता है क्योंकि सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि सूर्य एक तारा है और जिसमें सौरमंडल का 99% द्रव्यमान समाहित है। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी संरचना। तो संरचना में मैंने आपको बताया सूर्य की 6 प्रमुख परतें होती हैं। पहला केंद्रक होता है। देखो यहां पर मैंने आपको बता दिया केंद्रक। इसमें जो तापमान है, देखो जो तापमान मैंने बताया 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, वो मिनिमम बताया। सबसे भीतरी पार्ट है सूर्य का, और यहां पर जो मैंने बताया था 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, वो मिनिमम तापमान था। वो 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसके बीच में रहता है तापमान। और प्रमुख बात जो आपसे प्रश्न पूछी जाती है, नाभिकीय संलयन। इस नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में ऊर्जा और प्रकाश पैदा होते रहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस कारण होती है? तो आप बताइएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। एक अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, उस अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा और प्रकाश पैदा होता है। अब बात करते हैं सूर्य का दूसरा क्षेत्र या दूसरी परत, जिसका हमने नाम दिया विकिरण क्षेत्र, जिसको कहा विकिरण मंडल। तो ये देखो केंद्र के बाहर की परत है, जैसे मैंने आपको चित्र के माध्यम से बनाया। ये वाली दूसरी परत की हम बात कर रहे हैं, इस वाली परत की, विकिरण मंडल। तो ये केंद्र के बाहर की परत है, यही बात आपको कही गई है, नॉर्मल सी बात है। और ऊर्जा धीरे धीरे विकिरण के रूप में बाहर जाती है। इसमें कणों की घनता बहुत ज्यादा होती है, बहुत कण जो होते हैं बहुत सघन होते हैं। तीसरा परत, जो तीसरी परत आपके सामने है, वो है संवहन मंडल। ये विकिरण क्षेत्र के बाहर का एरिया है, नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ गैस के गर्म होने और ठंडे होने के कारण ऊर्जा ऊपर और नीचे होकर बाहर की तरफ आ जाती है। चौथा जो हमारे लिए प्रमुख है, जिसका नाम है प्रकाश मंडल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रकाश मंडल ही हमारी आंखों के द्वारा देखा जाता है और इसे ही हम सूर्य मान लेते हैं। और ये सूर्य की चौथी परत होती है, जिसका नाम है प्रकाश मंडल। देखो यहाँ पर लिखा, यह सूर्य की दृश्यमान सतह है जिसे हम देख पाते हैं। इसका तापमान लगभग लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो मैंने आपको बताया है 5,000 से 6,000 के बीच में तापमान इसका। तो जब आप 5,000 का 6,000 का एवरेज लोगे तो 5,500 ही आएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी है। इसका जो तापमान है प्रकाश मंडल का, वो लगभग लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यही हिस्सा या यही परत हमें दिखाई देती है। यही सूर्य कलंक दिखाई देते हैं। सूर्य कलंक होते हैं, क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बस आप अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो प्रकाश मंडल है, सूर्य कलंक भी प्रकाश मंडल में ही दिखाई देते हैं। और प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है वो 5,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यही प्रकाश मंडल जो है हमें दिखाई देता है, इसी को हम सूर्य कहते हैं, जो हमारी आंखों के द्वारा दिखाई देता है। सूर्य तो पूरा है, पर हमारे लिए सूर्य यही है क्योंकि हमें यही दिखाई देता है। अब चलते हैं पांचवी परत, जिसका नाम है वर्ण मंडल। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो रंग है वो दिखाई देते हैं। तो प्रकाश मंडल के ऊपर की पतली परत होती है जिसको कहते हैं वर्ण मंडल, और सामान्यतः नहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय लाल रंग की पतली परत के रूप में दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण के समय लाल रंग की पतली परत के रूप में दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं वर्ण मंडल। ये किरीट और कोरोना, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है और ये भी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था।
यह सूर्य की सबसे बाहरी परत, जिसको किरीट या कोरोना कहते हैं। इसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यही चमकदार मुकुट की तरह दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, अदरवाइज हमें ये दिखाई नहीं देता है, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जिसका नाम है किरीट, जिसको बोलते हैं कोरोना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताई सूर्य की संरचना, उसके संदर्भ में कुछ प्रमुख फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने लास्ट में अपनी जो क्लास होगी उसके एंड में मुख्य प्रश्नों को रखा है, तो आप निश्चित रहिए। बस अभी आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमने सूर्य की संरचना को पढ़ा। अब हम देखते हैं संक्षेप में सूर्य की संरचना क्या है। देखो, संक्षेप में मैंने आपको बताया ताकि आप याद रख सको। तो सूर्य जो है उसका एक केंद्रक होता है, जिसको हमने कहा कोर। इस कोर में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्यों होता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, उसके कारण होता है। और जो दूसरी परत होती है सूर्य की, वो विकिरण क्षेत्र होता है। फिर तीसरी संवहन क्षेत्र होता है। फिर प्रकाश मंडल होता है, चौथी परत। पांचवी परत होती है वर्णमंडल, जिसको लाल परत भी कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। और अंतिम व सबसे बाहरी परत होती है, जिसका नाम है किरीट। इस किरीट को कहते हैं कोरोना। और ये सबसे बाहरी परत है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, जिसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या होता है। अब बात करते हैं हमारे जो सौर मंडल के ग्रह हैं, उनकी प्राकृतिक उपग्रह की संख्या क्या है। देखो, प्राकृतिक उपग्रह तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम हमारे जो सौर मंडल है, मैंने आपको हालांकि चित्र दिखाया था, पर एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से समझें, बनाकर समझें। तो देखो, एक बार और मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ग्रह आपको नजर आ रहे हैं। चलिए मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। देखो, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सूर्य हमारा इधर है, ये कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य। चलिए, ये हमारा यहां से यहां तक आपको ये देख रहे होंगे, ये सूर्य है। और इस सूर्य के निकट आप जो ग्रह देख रहे हैं, उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो ग्रह है बुध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। दूसरा सबसे निकट ग्रह सूर्य के है, जिसका नाम है शुक्र। अभी मैं आपको नाम लिखवा दूंगा डिटेल में, टेंशन मत दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको समझाना चाहता हूं इस चित्र के माध्यम से कि हमारा जो सौर परिवार है, जो सूर्य जिसके केंद्र में है, उस सूर्य से दूरी के आधार पर कौन ग्रह कहां पर है। तो ये सबसे पहला ग्रह हमारा बुध है। चलिए, इसको हिंदी में यहीं पर मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम है बुध ग्रह। ये हमारे पास है बुध ग्रह। चलिए, दूसरे ग्रह की बात करते हैं। ये हमारे पास जो दूसरा ग्रह है, इस ग्रह का नाम है शुक्र। ये ग्रह है शुक्र। तो ये शुक्र ग्रह हो गया। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, और फिर ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ अर्थात पृथ्वी। फ्रेंड्स, बहुत काम का चैप्टर है हमारा, आप बहुत ध्यान से इसको समझना। और फिर ये हमारा मंगल ग्रह है, जिसको मार्स कहते हैं। ये मंगल ग्रह है। और देखो, फिर ये हमारा है इधर बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर परिवार का, सूर्य के बाद बृहस्पति है। और उसको आप यहां पर देख सकते हैं, ये बृहस्पति है। एक यहां पर काम की चीज मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए, ये बृहस्पति। तो देखो, ये जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रही पट्टी। मैं सोच रहा हूं कौन से, हाँ, यहां से। यहां पर कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। इसको क्षुद्र पट्टी का भी कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, वो किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो वो आप कहिएगा वो पाई जाती है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, यह है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। तो ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अब बृहस्पति ग्रह के बाद जो अगला ग्रह हमें दिखाई दे रहा है, वो है शनि। इसको देख सकते हैं आप यहां पर, ये शनि ग्रह है। उसके बाद ये यूरेनस है, जिसको बोलते हैं अरुण। और यूरेनस के बाद ये नेपच्यून है, जिसको बोलते हैं वरुण।
तो ये कुल 8 ग्रह वर्तमान में हमारे सौर परिवार में माने जाते हैं। एक और ग्रह है, चलिए फिलहाल मैं इनके पहले नाम लिख देता हूं। बृहस्पति के बाद हमारे पास ये जो ग्रह है, इस ग्रह का नाम है शनि ग्रह, और ये वाला जो ग्रह है इसका नाम है अरुण ग्रह, इसको यूरेनस बोलते हैं, और ये जो ग्रह है इसका नाम है वरुण, इसको बोलते हैं नेपच्यून। तो फ्रेंड्स ये कुल 8 ग्रह आपके सामने हैं हमारे सौर परिवार में। एक सेकंड बस मैं इसका अच्छे से मिटा के लिख देता हूं साफ करके नाम। तो ये कुल 8 ग्रह, ये वरुण ग्रह है फ्रेंड्स। चलिए एक बार और ट्राई कर लेता हूं साफ लिखने की। ये हमारे पास जो ग्रह है इसका नाम है वरुण ग्रह, ठीक है। तो ये कुल 8 ग्रह मैंने आपके सामने लिखे। तो ये सूर्य से नजदीकी के आधार पर लिखे। सबसे नजदीक बुध ग्रह है और सबसे दूर वरुण ग्रह है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। इधर ही आप सूर्य देख रहे होंगे, इसमें मैं लिख देता हूं सन। ये हमारा सन है। कौन से पेन से लिखना चाहिए मैं ये सोच रहा हूं। ये हमारा सन है, इधर SUN, सूर्य। इस सन को क्या बोलते हैं, सूर्य। तो देखो ये हमारा सूर्य है, और इस सूर्य से नजदीकी के आधार पर सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी है तीसरे नंबर पर, फिर मंगल ग्रह है, और फिर बृहस्पति ग्रह। और ये जो मंगल ग्रह और ये जो बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्रहों के बीच में क्षुद्र पट्टिका पाई जाती है, तो वो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह, उसके बाद अरुण ग्रह, उसके बाद वरुण ग्रह। तो जैसे ही हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र पट्टिका पाई जाती है, उसी प्रकार ये जो वरुण ग्रह है, यहाँ पर प्लूटो पाया जाता था। प्लूटो ग्रह जो नोवा ग्रह था हमारा, 2006 में इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। उसके क्या कारण है आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सन 2006 में आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा किसने किया होगा। भाई कौन ऐसा धुरंधर है जो सौर मंडल से प्लूटो को ही बाहर कर दिया। तो देखो, एक इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, पेरिस में। तो सन 2006 में उनकी सर्वसहमति से बैठक हुई, और सर्वसहमति से जो प्लूटो है उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ग्रहों की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो प्लूटो उन पर खरा नहीं उतर पाया, जिसके कारण जो प्लूटो है, जो नोवा हमारा ग्रह हुआ करता था, यहां पर प्लूटो था, तो उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अभी फिलहाल हम उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे एक एक करके इन सारे डिटेल्स, इनकी सभी ग्रहों की डिटेल पढ़ेंगे, तब प्लूटो के बारे में जानेंगे। फिलहाल आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, मैंने एक नाम बताया आपको, वो है IAU, जिसका नाम है इंटरनेशनल एट, इंग्लिश में खगोलीय, चलिए जो भी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसकी फुल फॉर्म। तो उसको पूरा पूरा अधिकार है कि कौन सा ग्रह माना जाएगा, कौन ग्रह नहीं माना जाएगा, कितने ग्रह होंगे, कितने उपग्रह होंगे, ये सब जो गणना करके हमें बताते हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा बताई जाती है। चलिए अब मैं काम की बात आपको क्या बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि ये जो मैंने ग्रह लिखे हैं, ये सूर्य से नजदीकी के संदर्भ में लिखे हैं। अगर आपसे इनका साइज पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो देखो यहाँ पर आप इनके नाम लिख लीजिए, या यहीं पर इन पर नंबर डाल दीजिए इन पर। सबसे बड़ा ग्रह अगर मैं आपको बताना चाहूं, मैं सोच रहा हूं कौन से पेन से लिखूं, ताकि, चलिए ये वाला पेन ले लेता हूं और थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं। अगर सबसे बड़ा ग्रह मैं आपको कहूं, तो सबसे बड़ा ग्रह ये है बृहस्पति ग्रह। शायद आपको कम चमक रहा होगा, तो इसका मैं कुछ करता हूं। सबसे बड़ा ग्रह हमारे पास है बृहस्पति ग्रह, ये, हाँ अब सही है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद ये जो क्षुद्र पट्टिका है, यहां से आप सीरियल से चले जाइए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, और फिर बृहस्पति से छोटा ये वाला ग्रह आपको मिलेगा जिसका नाम है शनि, फिर तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा अरुण, और चौथे नंबर पर मिलेगा वरुण। ये क्रम से है। सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौर परिवार का बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद अरुण ग्रह, उसके बाद बृहस्पति ग्रह। फिर पांचवें नंबर पर इधर आइए क्षुद्र पट्टिका के अंदर, तो यहां पर हमारी जो पृथ्वी है, क्षेत्रफल के आधार पर पांचवें नंबर पर सबसे बड़ी मानी जाती है। तो यहां पर मैं सोच रहा हूं कि किस पेन से लिखना चाहिए पांचवा नंबर इस पर, ताकि आपको दिखे। चलिए रेड पेन से लिख देता हूं। तो हमारी जो पृथ्वी है, ये पांचवें नंबर पर आती है। उसके बाद चौथे नंबर पर, पांच के बाद आता है 6, शुक्र, ये छठवें नंबर पर आता है।
और जो मंगल ग्रह है वो 7वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर हम बात कर रहे हैं। और जो बुध है वो 8वें नंबर पर आता है। तो फ्रेंड्स, यहां से भी कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए, आरोही क्रम में लिखिए क्षेत्रफल के आधार पर, या अवरोही क्रम में लिखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ऐसे भी आपसे प्रश्न बन जाता है, या सूर्य से दूरी के आधार पर भी आपसे प्रश्न बन लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो देखो, यहां पर मैंने आपको 2-3 चीजें मुख्य मुख्य बता दी हैं जहां से आपके मुख्य प्रश्न बनते हैं। पहला तो सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह कितनी दूर है। सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और अगर आपसे कहे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कहां पाई जाती है, तो वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। और आपको एक बात और काम की नोट कर लेनी चाहिए, वो बात यह है कि जो शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह और जो अरुण ग्रह है, ये दोनों ग्रह शुक्र और अरुण, ये जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, शुक्र और अरुण, ये एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में ये परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से? शुक्र और अरुण। तो इनकी मैं दिशा ऐसे बना देता हूं, एक तो ये शुक्र है और एक ये इधर अरुण ग्रह है। ये जो दोनों ग्रह हैं, इनकी जो परिक्रमा होती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा, मैंने यहीं पर चलो लिख दिया। पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा किसकी करते हैं? सूर्य की। ये तो आपको पता ही है भाई, सूर्य केंद्र में है तो सूर्य की परिक्रमा करेंगे। तो आपको याद रखना होगा कौन से दो ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है। तो वो दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण। तो जब इनकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है, तो बताइए यहां पर सूर्य किस दिशा में निकलता होगा? भाई, हमारी पृथ्वी पर सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा हो रही है पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो जब यहां पर उल्टा काम हो रहा है, परिक्रमा उल्टी दिशा से उल्टी दिशा में हो रही है, तो यहां पर जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में निकलेगा। शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में निकलता है। आपसे पूछे क्या कारण है, तो कारण यह है कि ये जो परिक्रमा करते हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। बाकी के जितने भी ग्रह हैं ये सब के सब पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। आपको ये बात याद करनी होगी, रखनी होगी। देखो, थोड़ा सा मैं इसको चित्र को ऊपर लेके चलता हूं ताकि आपको दिखे। हाँ, तो ये मैंने यहाँ को चित्र बना दिया है आपके लिए ताकि आप ये दिशा याद रख सको। पूर्व से पश्चिम दिशा है ये। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनकी दिशा में मैं आपको बना ही देता हूं। ये जो मैंने तीर का निशान लगाया है ये वाला, चलिए आप नोट करके लिख लीजिए, बस आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। आप नोट कर लीजिए कि जो शुक्र ग्रह है, नोट कर लीजिए, नोट नोट लिखिए, नोट फटाफट नोट लिखिए। शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये था नोट नंबर 1। नोट में नंबर 2 डालकर लिखिए, अन्य सभी ग्रह, ब्रैकेट में लिख दीजिए शुक्र और अरुण के अलावा अन्य सभी ग्रह, जैसे कि बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। अन्य सभी ग्रह ब्रैकेट में लिखिए शुक्र और अरुण के अलावा पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नोट नंबर 3, यही कारण है कि शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है और अन्य ग्रहों पर पूर्व दिशा में उगता है। आशा करता हूं आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ये मैंने बहुत डिटेल में, बहुत इत्मीनान से आपको जो हमारा सौर परिवार है, जो सूर्य के नजदीक ग्रह हैं, दूरी के अकॉर्डिंग बताए, उनके क्षेत्रफल के अनुसार बताए, और फिर क्षुद्र पट्टिका कहाँ है वो बताया, कहां पर सूर्य पूर्व में निकलेगा, कहां पर पश्चिम में निकलेगा वो बताया। और एक चीज और आप याद रख लीजिए, ये जो क्षुद्र पट्टिका है, इस क्षुद्र पट्टिका के जो अंदर के ग्रह हैं, जो 4 ग्रह हैं, देखो 4 ग्रह क्षुद्र पट्टिका के अंदर हैं, 4 ग्रह क्षुद्र पट्टिका के बाहर हैं। कौन कौन से ग्रह अंदर हैं क्षुद्र पट्टिका के? ये वाले जो 4 ग्रह हैं, बुध से लेके मंगल तक, इन ग्रहों को कहते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह। आंतरिक या पार्थिव ग्रह,
यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी होने के कारण चलिए फिर भी मैं लिखने का प्रयास करता हूं। ये जो 4 ग्रह हैं हमारे बुध से लेकर, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, ये जो 4 ग्रह हैं यहां से बुध से लेकर ये मंगल ग्रह तक जो 4 ग्रह हैं, इन ग्रहों को कहते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह। आंतरिक या पार्थिव ग्रह, आप पूरा लिख लीजिए, मैंने लिख दिया आंतरिक ग्रह, इसी को पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 4 विकल्प दे दिए जाएंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है या कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो आपको जो अंदर के 4 ग्रह हैं, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है उसके अंदर के जो 4 ग्रह हैं उनको कहते हैं आंतरिक ग्रह या आंतरिक मतलब पार्थिव ग्रह। और जो बाहर के ये 4 ग्रह हैं, बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये चारों ग्रह कहलाते हैं। जब ये आंतरिक कहलाते हैं तो ये चारों बाह्य ग्रह कहलाते हैं, बाह्य, या इन्हीं को बोलते हैं जैवियन ग्रह, बाह्य ग्रह या जैवियन ग्रह। तो आपसे यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी एक फिगर के माध्यम से मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। अब वो बताने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। यह चित्र आपके लिए बहुत मुख्य था, आशा करता हूं आपने अच्छे से इसको समझा होगा। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। यहां से आपके कम से कम भी नहीं तो 10 क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे सौर मंडल है उनके ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। हमने ये तो समझ लिया कि कुल ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं भाई? बुध ग्रह है, हमारे 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रहों की बात करते हैं तो बुध ग्रह है, पृथ्वी है, शुक्र है पहले, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। और बाह्य ग्रह में जो बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी के कुछ प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। वही देखने जा रहे हैं कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं और मुख्य मुख्य उपग्रह कौन से हैं। तो देखो आपके सामने ये मैंने लिखा, सन 2025 तक की संख्या है, एकदम ऑफिशियल। ये देखो इसकी फुल फॉर्म ये रही यहाँ पर, IAU, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो इस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2025 तक की ये सूची दी गई है और इसके माध्यम से हमें ये बताया गया है कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो देखो पहला ग्रह तो बुध है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, 0। दूसरा ग्रह शुक्र, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा ग्रह पृथ्वी, हम जानते हैं हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और जिसका नाम है चंद्रमा। चौथा ग्रह मंगल है, इस मंगल के 2 मुख्य उपग्रह हैं और दोनों आपके सामने मैंने लिख दिए ब्रैकेट में। पहला उपग्रह फोबोस है और दूसरा डिमोस है। तो देखो ये जो डिमोस उपग्रह है, आप यहीं पर नोट कर लीजिए, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह, सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट कि बताइए हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आप कहिएगा डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है और ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। तो ये जो डिमोस है ये हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास ग्रह है वो है बृहस्पति। ये हमारे सामने बृहस्पति ग्रह है। देखो इस बृहस्पति ग्रह के अगर हम उपग्रहों की बात करें तो टोटल उपग्रह 95 है। बृहस्पति के टोटल उपग्रह 95, लेकिन जो प्रमुख उपग्रह है वो आपके सामने है। 4 प्रमुख उपग्रह, जैसे कि आयो, इस आयो को ही लो कहते हैं, लो। प्रमुख उपग्रह बृहस्पति के, पहला तो आयो या लो कहते हैं इसको, और दूसरा है यूरोपा, तीसरा है गैनीमीड और चौथा है कैलिस्टो। तो ये जो चारों उपग्रह हैं बृहस्पति के, इन चारों उपग्रह को गैलीलियो के उपग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन चारों उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो एक खगोलज्ञ हुए हैं जिन्होंने बृहस्पति के इन चारों उपग्रहों की खोज की थी, इसलिए इन्हें गैलीलियो के उपग्रह भी कहा जाता है। आशा करता हूं ये बात आप याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये गैलीलियो के उपग्रह कहलाते हैं। एक सेकेंड, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टेबल बनी हुई है ना, तो वहां पर लिखने में ये अलाउ नहीं करता है।
चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर पॉइंट डाल के कि ये जो हमारे 4 उपग्रह हैं ये हाँ, ये चारों उपग्रह गैलीलियो के उपग्रह कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखने में समस्या हो रही तो आप नोट कर लीजिए। इन चारों उपग्रहों को गैलीलियो के उपग्रह भी कहा जाता है। कारण ये है कि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। तो देखो, ये जो डिमोस मैंने ऊपर लिखा, ये हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह है। और बिल्कुल, जब सबसे छोटा उपग्रह है तो सबसे बड़ा भी होगा कोई। तो ये जो गैनीमीड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड, जो तीसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर लिखा, ये हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह। याद करने की ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो वो ऐसे रख लीजिए कि जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह का ही एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम है गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह, और वो है गैनीमेड। आशा करता हूं आपने ये बात नोट कर ली होगी। आगे चलते हैं। जो शनि ग्रह है उसके 146 उपग्रह हैं कुल। आपसे डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। और जो अरुण ग्रह है उसके 28 उपग्रह हैं, और जो वरुण है उसके 16 उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह आपको किसके नजर आ रहे हैं? सबसे अधिक उपग्रह शनि के। और बुध के तो कोई उपग्रह है ही नहीं, ना शुक्र का कोई उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। और बृहस्पति के 95 उपग्रह टोटल हैं, उनमें से 4 प्रमुख उपग्रह आपके सामने हैं। इनकी खोज गैलीलियो ने की थी, इसलिए इनको गैलीलियो का उपग्रह भी कहा जाता है। और हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। आशा करता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर कुछ मुख्य बातें। हमारा जो सौरमंडल है वहां पर जो बड़े ग्रह हैं उनकी मतलब जो प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है वो 300 से अधिक है। और नए नए छोटे उपग्रह लगातार खोजे जा रहे हैं, इसलिए ये जो आंकड़ा है समय समय पर बदलता रहता है। जो मैंने आपको बताया IAU, वो इनकी लगातार खोजबीन में लगा हुआ है। और अगर कोई नया उपग्रह आता है तो इसको यहाँ पर गिनती में शामिल कर दिया जाता है। तो यही बात आपको बताई गई है कि जो उपग्रह हैं इनकी लगातार खोज जारी है, इस कारण इनका जो आंकड़ा है समय समय पर बदलता रहता है। अब बात करते हैं, ये जो सारे ग्रह या उपग्रह हैं, ये जो परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, इसका क्या कारण है? ये परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? कौन से वो कारण है जिसके कारण ये परिक्रमा लगे हुए हैं परिक्रमा में? देखो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये तो मैंने आपको यहाँ पर चित्र बना दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखो। ये सूर्य इधर अगर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पर आपको दूसरा चित्र निकाला, ये रहा। देखो केंद्र में सूर्य आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये सारे ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि जो उपग्रह है वो ग्रह की भी परिक्रमा करता है और सूर्य की भी करता है, दोनों की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ देखो केंद्र में सूर्य है, और ये जो सारे ग्रह हैं आप देख रहे होंगे अपनी अपनी कक्षा में ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम यही समझने जा रहे हैं कि क्या कारण है जिस कारण से ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा में लगे हुए हैं। कौन कौन से वो कारण हो सकते हैं? भाई अपनी कक्षा से कोई इधर उधर दाएं बाएं क्यों नहीं होता? अपनी फिक्स लोकेशन में कैसे बने हुए हैं? क्या कारण है? यही हम समझने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है कि परिक्रमा के कारण क्या है। जो ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसके प्रमुख कारण क्या है? तो देखो ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने के पीछे जो मुख्य शक्ति होती है वह है, पहला मुख्य कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। पहला मुख्य कारण, बस ये आपको याद रखना है। जो सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण बल इन सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगा रहता है। और फिर इन ग्रहों का अपना अपना एक अपकेंद्रीय बल होता है, जिसके कारण ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य की गति करने लगते हैं या परिक्रमा करने लगते हैं। ये बीच में सूर्य है और ये दीर्घ वृत्ताकार पथ इनका बन जाता है। ये सूर्य यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है इन पर, और ये जो पिंड है, जो ग्रह है, उपग्रह है, इनका केंद्रीय बल भी होता है। तो यहाँ से आपको प्रमुख बात यही बताई गई है कि जो परिक्रमा का मुख्य कारण है वो तो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। देखो यहाँ पर मैंने डिटेल में यही लिखा कि सूर्य बहुत ही विशाल और भारी पिंड है। उसका द्रव्यमान ग्रहों से कई गुना अधिक होता है। उसके कारण वह आसपास के सभी पिंडों जैसे कि ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र आदि को गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित करता है या आकर्षण डालता है, और यही आकर्षण ग्रहों को अपनी ओर खींचता रहता है। लेकिन 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 ग्रह भी एक गति में चल रहे हैं,
इसलिए वे सीधे सूर्य में गिरने के बजाय दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं और ये ग्रहों का अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। तो अगर आपसे शॉर्ट में कोई पूछे कि भाई ये जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह उपग्रह, ये क्यों करते हैं, क्या कारण है, तो आप कह दीजिएगा दो मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, यहां पर मैंने लिख दिया नंबर 1, ये तो पहला मुख्य कारण है। और दूसरा कारण है जो पिंड हैं, जो ग्रह उपग्रह हैं, उनका अपकेंद्रीय बल। बस ये दो मुख्य कारण है। इन दोनों बलों के बीच में एक समान बैलेंस रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो फिर ये परिक्रमा नहीं कर पाएंगे सूर्य की। तो आपसे शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य की परिक्रमा करने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है ग्रहों या उपग्रहों का अपकेंद्रीय बल। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि परिक्रमा का पथ मैंने आपको बता दिया है, दीर्घवृत्ताकार होता है। ये जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं जितने भी ग्रह उपग्रह, देखो जो उपग्रह है वो ग्रह की परिक्रमा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य की भी कर रहे हैं। सूर्य की तो सारे जितने भी पिंड है वो परिक्रमा कर रहे हैं हमारे सौरमंडल में, लेकिन जो उपग्रह है वो ग्रह की भी परिक्रमा कर रहे हैं साथ साथ। जब भाई ग्रह की भी कर रहे हैं और साथ साथ में उपग्रह को, सूर्य की हो ही जाएगी, क्योंकि जब ग्रह सूर्य की परिक्रमा में लगे हुए हैं तो उपग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी जब वो ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखो परिक्रमा का पथ की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है दीर्घ वृत्ताकार है, यही आपको शॉर्ट में लिखा गया है। पूरी डिटेल बताई गई है कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उनका रास्ता कैसा होता है। तो सीधा रास्ता तो नहीं होता, एक बंद वक्र पर चलते हैं। वक्र मतलब कर्व जिसे बोलते हैं, और जिसको बोल दिया हमने दीर्घ वृत्ताकार, जिसको अंडाकार जैसा दिखाई देता है उसको कह देते हैं दीर्घ वृत्ताकार। तो परिक्रमा का जो पथ होता है, परिक्रमा पथ, वो होता है दीर्घ वृत्ताकार। अब यहां से एक और मुख्य चीज आपकी आ गई है, प्रकाश की गति। कभी कभी आपसे प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने कितने समय में पहुंचता है, तो वही हम समझने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा जो प्रकाश की गति है सूर्य की, वो लगभग लगभग आपको यहां पर दिखाई दे रही है। जो सूर्य का प्रकाश है उसकी गति आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश की गति आपके सामने है, वो है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सूर्य के प्रकाश की गति है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस 2,99,792 को हमने लगभग लगभग में लिख दिया लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सूर्य के प्रकाश की गति है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें यहाँ पर सूर्य के जो प्रकाश है उसकी चाल पता चल गई। अब अगर हमें सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी और पता चल जाए तो हम बता देंगे कितना समय लगेगा। तो दूरी आपको ये दे दी गई है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यहां पर बता दी गई है लगभग लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर। इसको लगभग में हमने कह दिया 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर। और इसी को बोलते हैं एक खगोलीय इकाई, इसी को कहते हैं एक खगोलीय इकाई। तो आपके सामने जो सूर्य का प्रकाश है उसकी गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और जो दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच की वो लगभग लगभग यहाँ पर मिलियन में लिखी हुई है, आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो अब आप जब चाल बराबर दूरी बटे समय लगाओगे, हमें तो समय बताना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बटे दूरी। जब आप 15 करोड़ को 3 लाख से भाग दोगे तो लगभग लगभग आपका आ जाएगा 8 मिनट 19 सेकेंड। तो इस 8 मिनट 19 सेकेंड को भी हमने लगभग लगभग में लिख दिया, और वो लिख दिया 8 मिनट 20 सेकेंड। तो क्या समझे, यहां से मैंने आपको 3 बातें बताई मुख्य मुख्य। पहली बात तो ये बताई कि जो सूर्य का प्रकाश है उसकी गति लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक बात तो मुख्य आपके लिए है, सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी बात मुख्य ये बताई गई जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और तीसरी बात आपको मुख्य ये याद रखनी है कि जो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है उसको धरती में पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो सूरज की रोशनी है हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद मिलती है। भाई जैसे सूर्य का उदय हुआ, तो सूर्य उदय होने के बाद जो धरातल पर सूर्य की किरणें आती हैं या सूर्य का प्रकाश आता है, वो लगभग लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के बाद आता है। आशा करता हूं ये फैक्ट आपने अच्छे से समझ लिया होंगे। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर पहुंचता है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, थोड़े से और फैक्ट जुटाते हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से मुख्य है। देखो, एक प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? ये आपको लगता है कि ये समय है, प्रकाश वर्ष समय नहीं है, ये दूरी का एक मापने का तरीका है। देखो, परिभाषा ये है कि सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी है, वह दूरी जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है, वह दूरी अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है वो लगातार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, और 8 मिनट 20 सेकंड में उसने पृथ्वी तक पहुंच लिया है, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर वो चल जाता है 8 मिनट 20 सेकंड में। 8 मिनट 20 सेकंड में 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य की गति चल रही है, सूर्य का प्रकाश चल रहा है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है ये एक वर्ष में कितना चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा, इसी दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सूर्य की किरणें हैं एक वर्ष में इतनी दूरी तय करती है। 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर एक वर्ष में प्रकाश की दूरी चलती है इतना। लगभग और शब्दों में लिखा ताकि आप अंदाजा लगा पाओ, लगभग लगभग 9 खरब 46 अरब किलोमीटर ये एक प्रकाश वर्ष की दूरी है। 9 खरब 46 अरब किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष की दूरी है। अगर अभी नहीं आपको बात समझ में आई तो देखो, मैंने फिर और एक हिंट करके आपको लिखा एक लाइन, वो ये लिखी कि यदि कोई तारा 4 प्रकाश वर्ष दूर है, सपोज अगर खगोलज्ञ या वैज्ञानिक हमसे ये कहते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी से ये तारा 4 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक ये बताना चाहते हैं कि इस तारे की रोशनी हमारी पृथ्वी पर 4 साल बाद आएगी। 4 साल लगेंगे उस तारे की रोशनी को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में। यानी कि जो तारा हमारी पृथ्वी से जितने प्रकाश वर्ष दूर है उस तारे की रोशनी हम तक उतने ही वर्षों में आएगी। जैसे मैंने यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया, यदि कोई तारा हमारी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस तारे की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल का समय लेगी। जितने प्रकाश वर्ष दूरी होगी उसका मतलब हुआ उतने वर्ष उसका प्रकाश उतने ही वर्षों में हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो ये पारसेक, आगे हम पढ़ेंगे पारसेक। अभी हमने पढ़ा प्रकाश वर्ष जो कि दूरी है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब प्रकाश वर्ष से एक और बड़ी दूरी है जिसका नाम है पारसेक। ये दूरी मापने की खगोलज्ञ में, खगोल क्षेत्र में सबसे बड़ी यूनिट है, इकाई है, जिसको बोलते हैं पारसेक। देखो, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो ये पैरालैक्स सेकंड से लिया है। पैरालैक्स सेकंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरालैक्स सेकंड। जो पारसेक है ये पैरालैक्स सेकंड से बना है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पारसेक किस शब्द से बना है, तो वो बना है पैरालैक्स सेकंड से। ये भी दूरी की इकाई है पारसेक, जिसका उपयोग मुख्यतः खगोल शास्त्री करते हैं लंबी लंबी दूरी मापने के लिए। यह उस दूरी के बराबर होता है जहां से पृथ्वी की कक्षा त्रिज्या एक आर्क सेकंड के कोण पर दिखाई देती है। चलिए, आपको इतनी सारी बातें याद ही रखनी होगी। आपको तो बस इतना याद रखना है कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, बस ये बात आपको याद रखनी होगी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। इस एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपको इल्झाना चाहेगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि बताइए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक है, लेकिन इस पारसेक को भी वैज्ञानिकों ने
और आगे डिवाइड कर दिया है, जैसे कि किलो पारसेक लगा दिया। भाई एक तो है पारसेक, ये तो है पारसेक। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। दूसरा यहां पर आपको वैज्ञानिकों ने और थोड़ा सा अगर कोई लंबी दूरी मापी तो उसको मापा किलो पारसेक में, किलो पारसेक में। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन एग्जामिनर आपसे कैसे खेल सकता है एग्जाम में, परीक्षा में। आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि बताइए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। आपको ऑप्शन मिल जाएंगे पारसेक, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा किलो पारसेक, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा मेगा पारसेक, मेगा पारसेक, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा गीगा पारसेक। ये चौथा ऑप्शन है गीगा पारसेक, गीगा पारसेक। तो कायदे में सबसे बड़ी दूरी जो होगी वो होगी गीगा पारसेक। क्यों होगी? क्योंकि देखो पारसेक में तो मैंने आपको बताया 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, और ये जो किलो पारसेक है, किलो का मतलब है जैसे 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे कि नहीं होंगे। उसी प्रकार किलो पारसेक में, 1 किलो पारसेक में 1000 पारसेक होंगे। तो किलो पारसेक पारसेक से बड़ी मानी जाएगी। उसी प्रकार ये जो मेगा पारसेक है, जैसे 1 किलो में 1000 पारसेक होते हैं, उसी प्रकार मेगा पारसेक में, 1 मेगा पारसेक में लगभग लगभग 10 लाख पारसेक होते हैं। और ये जो गीगा पारसेक है, इस 1 गीगा पारसेक में लगभग लगभग 1 अरब पारसेक होते हैं। तो कहने को पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है खगोल विज्ञान में, लेकिन इस पारसेक को भी आगे डिवाइड कर दिया, किलो पारसेक, मेगा पारसेक, गीगा पारसेक। तो अगर आपको इन चारों में से कोई एक चूज करना हो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो सबसे बड़ी इकाई है ये गीगा पारसेक, इसको आप नंबर 1 चूज कीजिएगा। उसके बाद मेगा पारसेक दूसरे नंबर की सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकाई है किलो पारसेक, और चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगर आपको ये किलो पारसेक, मेगा पारसेक, गीगा पारसेक ऑप्शन में नहीं दिए गए, अगर खाली पारसेक दिखे तो पारसेक, उसके बाद प्रकाश वर्ष, उसके बाद मील, और भी बहुत सारी चीजें हैं, किलो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर आपने अच्छे से समझा होगा। मिलीमीटर से शुरुआत कर लेते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, उसके बाद मील, फिर ये आपका प्रकाश वर्ष, उसके बाद तुम्हारा पारसेक, फिर किलो पारसेक, मेगा पारसेक, गीगा पारसेक। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, मैंने आपको यहाँ पर बात क्लियर कर दी है। तो फ्रेंड्स अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो हमने आपको 8 ग्रह बताए हैं, ये जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं 8 ग्रह, जैसे कि ये बुध है, उसके बाद आपके सामने शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन 8 ग्रहों पर क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, हम एक एक करके कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने अभी जितना पढ़ लिया है उतने के आधार पर हम कुछ मुख्य प्रश्नों को करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ टॉप 20 प्रश्न लिए हैं अभी तक हमने जितना पढ़ लिया आज की क्लास में। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बताइए सौर परिवार का केंद्र कौन है। बताइए, इसको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? सौर परिवार का केंद्र क्या है? पृथ्वी है या सूर्य है? सूर्य है, सबसे बड़ा पिंड है हमारे सौर मंडल का, और ये हमारे सौर परिवार का केंद्र भी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में हमसे पूछा गया सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में बताया 8 ग्रह हैं। सन 2006 तक 9 हुआ करते थे। 9वां ग्रह था प्लूटो, उसको बाहर कर दिया गया। क्यों किया हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3 है सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह का नाम क्या है। तो बताइए सबसे छोटा ग्रह मैंने कितने बल देकर आपको बताया है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सौर मंडल में जो सूर्य के नजदीक सबसे ग्रह है, सबसे नजदीकी ग्रह, वह भी बुध ही है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 4 की। 4 में कहा गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। याद करिए, याद करिए, वो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। मैंने आपको बताया था नंबर लिख के उनके ऊपर, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो देखो ध्यान से कहाँ गए वो नंबर। ये रहे, एक नंबर कहां पर लिखा है, ये रहा। किसके ऊपर लिखा है? ये बृहस्पति के ऊपर लिखा है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी का बृहस्पति है। सबसे बड़ा ही तो पूछा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा है।
इसमें पूछा है कि सूर्य का कौन सा भाग ऊर्जा पैदा करता है, बताइए। मैंने बताया था आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, तो वो कहाँ होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया? वो होती है केंद्र में, जिसको कहते हैं कोर। इस नाभिकीय संलयन से ही तापमान बढ़ता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, हीलियम बनती है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सूर्य की कौन सी परत ग्रहण के समय लाल रंग की पतली परत के रूप में दिखाई देती है? तो बताओ कौन सी परत है सूर्य की जो ग्रहण के समय दिखाई देती है? वो है वर्णमंडल। और जो किरीट है, ये जो डी ऑप्शन है, ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगी। जब पूर्ण ग्रहण होगा सूर्य का तब किरीट अर्थात कोरोना जो बाहरी परत है, लेकिन वर्णमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कहा है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, बताइए। इसको बताना पड़ेगा क्या? सबसे बाहरी परत सूर्य की है किरीट, जिसको कहते हैं कोरोना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। प्रश्न नंबर 9, मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम कौन कौन से हैं, बताओ। कौन कौन से 2 ग्रह मंगल के हैं? एक तो फोबोस है और एक डिमोस। देखो इंग्लिश से ऐसी तैसी हो जाती है कभी कभी। आप डिमोस लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, डिमोस। जब आप इसको हिंदी में लिखोगे तो देखो डाइमोस भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं लिखने वाले के, और डिमोस भी लिख सकते हैं। तो आप इसको डिमोस या डाइमोस या डिमोस कुछ भी कह लीजिए। तो ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबोस और एक डाइमोस या डिमोस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा है बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, गैलीलियन के उपग्रह या गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। प्रश्न नंबर 11, बृहस्पति के 4 प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं, बताइए। कौन कौन से 4 प्रमुख उपग्रह हैं? मैंने आपको स्पेशल नाम बताए थे, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये बृहस्पति के 4 प्रमुख उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 12, कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में बनाए रखता है? तो कौन सा वो बल है जो सूर्य को चारों ओर अपनी कक्षा बनाए रखता है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में हमसे कहा गया है ग्रहों के लिए उपकेंद्रीय बल किसके बराबर है? तो ये हमेशा सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, मैंने आपको बताया था दोनों बलों में समानता रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, ग्रहों की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा का पथ कैसा है? ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं ग्रह सूर्य की। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, बताइए। लगभग कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की गति? तो वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइए, इसको बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लेता है? आई थिंक अब आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। प्रकाश वर्ष किसका माप है, बताइए। ये भी बताने की जरूरत नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है या मात्रक है। आगे, पारसेक लगभग कितने वर्ष के बराबर होता है? 1 पारसेक लगभग कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो कितने प्रकाश वर्ष होते हैं 1 पारसेक में? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं 1 पारसेक में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, पारसेक का नाम किस शब्द से लिया है? बताइए, इसको बताना पड़ेगा। पारसेक का नाम लिया गया है पैरालैक्स सेकंड से, ऑप्शन नंबर बी। देखो, जो मैंने अंत में आपको बात समझाई वो ये समझाई कि ब्रह्मांड की अत्यधिक बड़ी दूरी मापने के लिए खगोल शास्त्री किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो देखो यहाँ पर किलोमीटर है, ये तो कोई मतलब नहीं है। खगोलीय इकाई, इसका कोई मतलब नहीं है। मेगा पारसेक देखो यहाँ पर है, इससे भी बड़ा हो सकता था गीगा पारसेक। तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा आज हमारा सौरमंडल। इसके आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, इनकी और डिटेल लेंगे हर ग्रह की अगली क्लास में। तो चलिए फिर मिलते हैं। और जाने से पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।